So, Assalamu alaikum. So, we are back with another lecture of accounting, and that is the topic of general journal. ठीक है? And that this is what recording of business transaction. देखिए अकाउंटिंग साइकिल जैसे कि आप सबको मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन करी थी, अकाउंटिंग साइकिल का मकसद ये होता है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड अकाउंटिंग में कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो इनकर होगी, फिर उसके बाद उसको हमें रिकॉर्ड करना होगा और फिर उसके बाद बाकी प्रोसीजर्स हमारे चलते रहेंगे इंशाल्लाह, जो हम पूरे इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल इज द जनरल जर्नल एंड दिस इज व्हाट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शन इनकर होने के बाद हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो वो जिस 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 फॉर्म में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, सो दिस इज कॉल्ड जनरल जर्नल। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंटिंग इज व्हाट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग। सो बिफोर क्लासिफाइंग एंड एनालाइजिंग हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो हम उसको क्लासिफाई और एनालाइज उससे करेंगे ना। जब हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम किस तरह से ट्रांजैक्शंस की बेसिस पे फोरकास्टिंग करेंगे या क्लासिफिकेशन करेंगे या उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, there is a thing that is called general journal. We use it in accounting to record. ठीक है, अब जनरल जर्नल इटसेल्फ क्या होता है? जनरल जर्नल इज अ फॉर्म ऑफ जर्नल दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। देखें ये टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल। इसका मकसद ये है कि इन द ऑर्डर ऑफ डेट्स या इन द ऑर्डर ऑफ मंथ्स, जो भी किसी भी कंपनी का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि या तो कैलेंडर ईयर हो सकता है फ्रॉम जनवरी 1 टू दिसंबर 31, ठीक है, या फिस्कल ईयर हो सकता है फ्रॉम जुलाई 1 टू जून 30। ठीक है, कोई भी कंपनी किसी भी इन दोनों फॉर्मेट्स को यूज कर सकती है। तो जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, तो अगर कैलेंडर ईयर शुरू हो रहा है तो इट विल बी स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम जनवरी 1 और वो हम दिसंबर 31 तक रिकॉर्ड होती रहेंगी। ठीक है, सिमिलरली अगर फिस्कल ईयर कंपनी यूज कर रही है तो जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होना शुरू होंगी वो जुलाई 1 से शुरू होंगी और जून 30 तक रिकॉर्ड होती चली जाएंगी पूरे एक साल तक। ठीक है, अब इसमें होता क्या है जनरल जर्नल में, विद टू अमाउंट्स ऑफ कॉलम इन व्हिच all type of business transactions are recorded with proper concept of double entry accounting system। ठीक है, देखिए ये टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बताया था, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का मकसद क्या था कि देयर आर टू फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो इफेक्ट्स या तो इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं, दोनों दोनों डिक्रीजिंग इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, या वन इंक्रीजिंग होगा तो अनदर डिक्रीजिंग होगा। लेकिन इन दी एंड जो रिकॉर्डिंग होगी उस वो या तो डेबिट साइड पे होगी, एक जो दोनों इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और एक इफेक्ट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और हमेशा डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के इक्वल आएगी। सो दैट इज कॉल्ड द रूल ऑफ या द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, जनरल जर्नल इज आल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए ओरिजिनल एंट्री हम यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि राइट फ्रॉम द सोर्स, जैसे ही कोई बिजनेस एक्टिविटी हुई या बिजनेस ट्रांजैक्शन इनकर हुई, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। सो दैट इज व्हाई हम इसको ओरिजिनल एंट्री की बुक बोलते हैं या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हाई वी कॉल इट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज जैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शन इनकर हुई, राइट फ्रॉम द सोर्स आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तभी हम इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, इसको जनरल जर्नल को। ठीक, इट इज ऑल्सो नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल बाय द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। यानी कि इस जर्नल में जितनी भी चाहे 1000 रिकॉर्ड करें ट्रांजैक्शन या 2000, हमेशा उसका क्रेडिट और यानी डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल आएगी। अगर ऐसा हुआ फॉर सपोज कि डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख और इधर का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 95,000, तो इसका मकसद ये है कि आपने रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं कोई एरर या मिस्टेक की है। ठीक है, तो इस तरह ये रेक्टिफाई भी हो जाता है कि सही काम किया गया है या नहीं। ठीक है, देन द रिकॉर्डिंग मेड इन जनरल जर्नल इज कॉल्ड जनरल एंट्री। जो भी आप एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड होगी। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे डेट मेंशन होती है बाय ईयर, मंथ एंड डेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईयर 2019, ठीक है, मंथ जनवरी, फिर उसकी स्पेसिफिक डेट्स, क्योंकि हर डेट पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं, तो डेट वाइज हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। और ये आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिएगा जरा सही से, अपने रजिस्टर्स में पेंसिल स्केल से प्रॉपर इसकी लाइनिंग आप कीजिएगा ताकि आपको नीट एंड क्लीन काम हो तो समझ में भी आएगा। पर्टिकुलर में हम उसके रीजंस देंगे जो हेड्स ऑफ अकाउंट यूज हो रहे होंगे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट में यहाँ वो अमाउंट आएगा कि डेबिट में कौन सा अमाउंट जाएगा और क्रेडिट में कौन सा अमाउंट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि भाई पोस्टिंग रेफरेंस क्या होता है? पीआर। देखिए पीआर का मकसद यहाँ पे होता है पोस्टिंग रेफरेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग, पोस्टिंग रेफरेंस। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए पोस्टिंग रेफरेंस का मकसद ये होता है कि ट्रांजैक्शन जिस सोर्स से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सोर्स क्या है या इस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस क्या है। ठीक है,
ठीक है, मेजॉरिटी जब भी हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग हमें यहाँ नहीं दिया जाता, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अभी इसकी हमारे साथ कोई रेलेवेंस नहीं होती। हमें अब या तो यही हो सकता है कि क्वेश्चंस में या तो ट्रांजैक्शंस मिले, अब अगर साथ में अगर वो पोस्टिंग रेफरेंस भी मिलने लग गया तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा कि बच्चों के लिए वो सॉल्व करना फीजिबल ही नहीं रहेगा किसी भी सूरत में। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमेशा आपको सोर्स नहीं बताया जाता इन क्वेश्चन, सिर्फ सॉल्व करने में, प्रैक्टिस कराने में। ये हो सकता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो जो आपको वो रिकॉर्डिंग के लिए बताएं तो आपको वो हर एंट्री का सोर्स भी बताएंगे, यानी रेफरेंस भी बताएंगे कि व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ दिस एंट्री। तो अगर वो रेफरेंस मिलेगा तो उसका कॉलम आपको यहाँ पे दिया गया होगा और आपको उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर भी आपको रेफरेंस दिया गया हो ना दिया गया हो, आपको जनरल जर्नल में ये पांचों कॉलम्स बनाना लाजमी है। ठीक है, दैट इज नंबर 1 कॉलम इज डेट, second is particular, third is posting reference, fourth is debit and fifth is credit. ठीक है, सही है। So that is the whole introduction of general journal. अब इसको हम formally perform कैसे करते हैं, ठीक है, इसको किस तरह क्वेश्चन की फॉर्म में, ट्रांजैक्शन की फॉर्म में कैसे दिया जा सकता है और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखें, जैसे कि आपके सामने है द क्वेश्चन ऑफ मिस्टर इखलाक है। अब मिस्टर इखलाक का मकसद ये है कि कोई भी एक सोल प्रोप्राइटर बंदा हो सकता है जिसका ये अपना बिजनेस है और वो इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा हमेशा इस फॉर्म में दिया जाएगा कि आपको ट्रांजैक्शन गिवन होंगी। ठीक है, ट्रांजैक्शंस की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ये डिपेंड करता है कि उस बिजनेस में कितनी इवेंट्स या बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इवेंचुअली हम जब बच्चों को सॉल्व करवाते हैं तो मिनिमम 10 टू 12 ट्रांजैक्शंस हम रखते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ताकि बच्चे को एक होलिस्टिक व्यू मिल जाए कि कौन-कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका इट इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देखें कि कितनी है। उसी हिसाब से आप पेजेस पे जब आप ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो यहाँ एक्सेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको रजिस्टर में लाइन्स जो हैं वो ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन देखा करें, ठीक है? उस हिसाब से आप अपने जनरल जर्नल की लेंथ बनाएँगे, ठीक है? लेंथ का मकसद वही है कि कितनी लाइन्स में आपको ड्रॉ करना है जनरल जर्नल, ठीक है? एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जनरल जर्नल को बनाने से पहले आपको पेज की स्टार्टिंग की 3 जो लाइन्स हैं, उनको आपको छोड़ना होगा और उन 3 लाइन्स को जो छोड़ने का मकसद है वो ये है कि सफ नंबर 1 लाइन पे आपको उस बिज़नेस का नाम देना होगा। अगर किसी इंडिविजुअल के नाम से क्वेश्चन आया हुआ है तो आप उस इंडिविजुअल का नाम लिख दें, जैसे यहाँ पे मिस्टर इखलाक के नाम से है तो आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है? लेकिन अगर कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हो कि भाई फॉर एग्जांपल अ, अल मुस्तफा एंड सन्स, तो आप वो यहाँ लिखेंगे मैसर्स करके, वो मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरी लाइन में आप लिखेंगे जनरल जर्नल, आप जनरल जर्नल बना रहे हैं। ठीक है, तीसरी लाइन में आप ये बताएंगे कि ये जो जनरल जर्नल है इस कंपनी का, ये कौन से मंथ और ईयर के लिए है। ठीक है, तो ये बताना भी बेइंतहा जरूरी है। सही है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है जनरल जर्नल बना रहे हैं तो कौन सी कंपनी का है, क्या बना रहे हैं और कौन सी डेट और ईयर का बना रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जनरल जर्नल ड्रॉ करने से पहले शुरुआत की 3 लाइन्स आपने छोड़नी है रजिस्टर की, उन 3 लाइन्स को छोड़ने का पर्पस मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है? फिर अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन को किस तरह किया जाएगा। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में आप सीधा ट्रांज़ैक्शंस जो देखें, अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ के ट्रांज़ैक्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, ठीक है? लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि इन जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शन हिडन हो सकती है, जो आप इग्नोर कर देंगे और अगर आप इग्नोर कर दिया तो आपका सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है? अब हम इसको शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। On January 1st, 2001, January 1st, 2007, Mr. Ikhlaq invested cash 1,20,000 in his business and completed the following transaction. ठीक है? अच्छा, अब आप जरा गौर कीजिएगा, देखना हमेशा हमेशा जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके सामने आए, आपने इस बात को मेक श्योर करना है, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आप ये आइडेंटिफाई करें कि कितने हेड्स ऑफ अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। बाय हेड्स ऑफ अकाउंट्स व्हाट डू आई मीन, यानी कि जो मैंने आपको बताया था, एसेट, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब जनरल जर्नल आएगा तो उसमें कभी भी अपने ऐसे नाम से नहीं आएंगे कि आप फौरन आइडेंटिफाई कर ले। कभी भी एसेट एसेट के नाम से नहीं आएगा, एक्सपेंस एक्सपेंस के नाम से नहीं आएगा, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, आपने बस उनकी कैटेगरी को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या गिवन है मुझे। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 2 हेड्स ऑफ अकाउंट यूज हो रहे हैं। Mr. Akhlaq invested, the term is what? Invested cash 1,20,000 in his business. ठीक है, कैश इज एन एसेट। ठीक है,
इन्वेस्टेड का मकसद हो गया ऑनर इक्विटी, मैंने आपको उसमें बताया था हेड्स ऑफ अकाउंट जब हम पढ़ रहे थे। इन्वेस्टमेंट का मकसद होता है कैपिटल या ऑनर इक्विटी, ठीक है। और कैश, ऑब्वियसली कैश का मकसद होता है एसेट। कौन सा एसेट? करंट एसेट। ये आपको बस कैटेगरी याद होनी चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट है या नहीं, सही है। अब मिस्टर अखलाक इन्वेस्टेड 1,20,000 इन हिज बिजनेस, तो यहाँ पे दो काम हुए, बिजनेस में कैश भी बढ़ा और बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ा। तो कैश इज एन एसेट, इंक्रीज होगा तो मैंने जैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बताया था कि जब भी कैश इंक्रीज होगा वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। तो कैश हियर, कैश लिख दिया 1,20,000 डेबिट। हुआ क्या कि 1,20,000 से कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, तो मिस्टर इखलाक कैपिटल लिख दिया, कैपिटल मिस्टर इखलाक 1,20,000। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी है, 1,20,000, ठीक है, सही। तो यहाँ पे दो काम हुए, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, कैश भी इंक्रीज हुआ। कैश इज एन एसेट, इंक्रीज होगा डेबिट, कैपिटल इज ऑनर इक्विटी, और वी नो दैट, मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बताया था कि जब भी ऑनर इक्विटी इंक्रीज होती है वी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 1, जो दूसरी ट्रांजैक्शन है ऑन January 1, दैट इज परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन कैश। देखिए यहाँ पे अब आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है अगेन कि कौन से हेड ऑफ अकाउंट यूज हो रहे हैं। दोनों में गौर करें, एसेट यूज हो रहा है। इक्विपमेंट इज एन एसेट, जैसे मैंने आपको फिक्स एसेट्स में बताया था पढ़ाते हुए। कैश इटसेल्फ इज एन एसेट, लेकिन ये करंट एसेट है। दोनों कहीं ना कहीं एसेट है, ठीक है। तो एक बात तो तय हो गई कि भाई एसेट यूज हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, सही है। लेकिन अब आप ये देखें कि एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैसे? इक्विपमेंट आपकी कंपनी में आ रहा है, मिस्टर इखलाक की कंपनी में इक्विपमेंट आ रहा है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में कैश जा रहा है, ठीक है। तो जब भी एसेट इंक्रीज होगा, यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक एसेट इंक्रीज होने का मकसद ये है कि इक्विपमेंट इज एन एसेट, इज अ फिक्स एसेट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये नहीं बताना होता कि फिक्स हो रहा है, फिक्स एसेट है या करंट एसेट है या करंट एसेट है, या आपको कैटेगरी नहीं बतानी होती, बस आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये कौन सा एसेट है, ठीक है। तो वन एसेट इज इंक्रीजिंग, सो इक्विपमेंट इज एन एसेट, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दिया, ठीक है, बाय द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सिमिलरली उसके अगेंस्ट में पे क्या कर रहे हैं? कैश। तो कैश 20,000 आपके बिजनेस से जा रहा है, तो एसेट में कमी वाकया हो रही है, तो एसेट कम होने का मकसद है इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैश क्रेडिट 20,000, सही है। अब आप पूछेंगे कि ये जो सिंगल लाइन लिखी हुई है ये क्या है? देखिए इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग की टर्म्स में नरेशन। और अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इस नरेशन का यूज क्या है? देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का अकाउंटेंट है, ठीक है, आपका जो बिजनेस ओनर है वो बिल्कुल एक लेमैन है और उसको नहीं मालूम कि जनरल जर्नल क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, उसको बिल्कुल भी नहीं मालूम, ठीक है, बस इंग्लिश पढ़ना आती है और समझना आती है। तो अगर आप विदाउट दिस नरेशन, फॉर एग्जाम्पल ये मैं नरेशन यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, अब विदाउट दिस नरेशन आपका जो बिजनेस का ओनर है वो अगर ये पढ़ेगा, उसको शायद समझ में ना आए, क्योंकि उसको ना डेबिट पता होगा ना क्रेडिट, उसको बस ये समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ कैश लिखा है, यहाँ कैपिटल लिखा है, लेकिन ये हो क्या रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा होगा। सो दैट इज वाई इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस थिंग हम बिजनेस में नरेशन लाजमी लिखते हैं, सही है। इसको हम नरेशन इसलिए बोलते हैं कि ये यूजफुल होती है कि जो आपके बिजनेस के ओनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जिनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती, उनके लिए हमें नरेशन लिखनी पड़ती है लाजमी तौर पे, ताकि उनको समझ में आए कि इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, ठीक है। सो हमेशा जब भी आप जनरल जनरल सॉल्व करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन की नरेशन लाजमी देंगे, ये मैंडेटरी है। इसके बगैर आपको बिल्कुल अजीब भी लगेगा कि जनरल जनरल क्या है, डिस्क्रिप्शन ही नहीं होगी तो मजा ही नहीं आएगा लिखने का, ठीक है। तो भाई सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ था? परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, इक्विपमेंट इज एन एसेट, कैश इज एन एसेट। एक एसेट इंक्रीज हुआ है दैट इज इक्विपमेंट, इट इज रिकॉर्डिंग ऑन द डेबिट साइड। सिमिलरली एक एसेट डिक्रीज हुआ है दैट इज कैश, वी आर रिकॉर्डिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो नरेशन लिख दी टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। थर्ड इज transaction is on January 5th, that is purchased the furniture on cash 10,000. Again furniture is a fixed asset, cash is a current asset, है दोनों asset, ठीक है। लेकिन एक अगेन वही बात, एक इंक्रीज हुआ है तो दूसरा डिक्रीज हुआ है। तो फर्नीचर डेबिट हो गया, बाय वी आर डेबिटिंग फर्नीचर बिकॉज फर्नीचर इज एन एसेट, इंक्रीज होगा तो डेबिट। उसके अगेंस्ट में आपने पे क्या किया है? कैश। कैश अगेन इज एन एसेट, डिक्रीज होगा तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। सो फिर उसकी नरेशन भी दे दी टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश। फिर आ जाते हैं January 8 की ट्रांजैक्शन पे, दैट इज परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। अब देखिए ये थोड़ा सी डिफरेंट है, अब तक तो कैश इन्वॉल्व था, अब आ गया है क्रेडिट। देखिए मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में अगर यूज ट्रांजेक्शन में
ऑन क्रेडिट लिखा हो या ऑन अकाउंट लिखा हो, ठीक है, इन दोनों का मकसद ये है कि उधार पे कोई चीज खरीदी गई है या बेची गई है, ठीक है। ये अगेन मैं रिपीट कर दूं, ऑन क्रेडिट हो ऑन अकाउंट हो, दोनों का मकसद ये है कि ये चीज उधार पे या तो खरीदी गई है या बेची गई है। अब एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेज द मशीनरी ऑन क्रेडिट, इसका मकसद ये है कि मशीनरी उधार पे खरीदी गई है। अब ये कैसे रिकॉर्ड होगा? देखें, मशीनरी इज एन एसेट अगेन, ठीक है, जो भी आप मशीनरी आप बिजनेस में लाते हैं प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेशंस के लिए, कंप्यूटर्स कह लें, रोबोट्स कह लें, ठीक है, वो आपने खरीद लिया, इट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट, इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली आपने डेबिट कर दिया बाय द अमाउंट 30,000। अब अगेन इसमें रीजन यानी कि क्रेडिट में क्या लिखते हैं इसके, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ऑन क्रेडिट यानी उधार, जरा गौर कीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये देर कि भाई जिस बंदे से उधार लिया उससे कोई नोट साइन करवाया या कोई नोट साइन हुआ है या कोई अग्रीमेंट साइन हुआ है। इन दिस केस जहां पे मेंशन ना हो कि या तो कोई नोट साइन हुआ है या तो कुछ अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वी रिगार्ड इट एज अकाउंट्स पेएबल। क्यों? जैसे मैंने आपको ये जब हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर साइलेंस हो और ये मेंशन ना हो कि कोई अग्रीमेंट हुआ है, सही है, या आपने कोई नोट साइन किया है यानी कि कोई डॉक्यूमेंट साइन किया है, अगर आपने ये नहीं लिखा हुआ, ये मेंशन नहीं है, तो वी अज्यूम इट कि भाई ये जबानी जो है, मैंने आपको बताया था जबानी कलामी उधार जो है वो है, ठीक है। और जो जबानी कलामी उधार होता है उसको हम अकाउंटिंग के टर्म्स में बोलते हैं अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। एंड अकाउंट्स पेबल अगेन इज अ लायबिलिटी, अभी अभी आपने पे किया नहीं है, अभी पे करना है, ठीक है। और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, सो दैट इज व्हाई मशीनरी इज एन एसेट, डेबिट 30,000 क्योंकि इंक्रीज हुआ है। अकाउंट्स पेबल इज अ लायबिलिटी क्योंकि अभी पे नहीं किया है तो आपका कर्जा बढ़ रहा है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सो अकाउंट्स पेबल इज अ लायबिलिटी, सो वी आर रिकॉर्डेड इन ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। और नरेशन में रीजन दे दिया, टू रिकॉर्ड परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ जनवरी 12, पेड कैश टू द क्रेडिटर। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो भी क्रेडिटर था आपका XYZ, आपने उसको 10,000 रुपए पे कर दिया। अगेन यहाँ पे आप गौर से देखें, कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन किया था, कोई नोट साइन किया था, कोई भी XYZ अग्रीमेंट साइन किया था। जब कोई भी रिटर्न चीज की जिक्र नहीं है तो अगेन हम इसको किस तरह कैटेगराइज करेंगे, हम इसको अकाउंट्स पेबल ही कैटेगराइज करेंगे। क्यों? इन दिस केस यू आर पेइंग बेसिकली, जब भी आप उधार पे करते हो, सही है, या उधार पे कोई चीज लेते हो तो आप जैसे इससे पहले वाली एंट्री में हमने यहाँ क्या टर्म यूज किया था कि परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, उधार पे कोई चीज खरीदी, नोट्स का जिक्र नहीं, अकाउंट्स उसका जिक्र नहीं, किसी डॉक्यूमेंट का, हमने कंसिडर कर लिया इट एज एन अकाउंट्स पेमेंट। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेड कैश टू द क्रेडिटर। अब ये एक अजम्पशन ये हो सकती है कि भाई ये जो ऊपर मशीनरी वाला क्रेडिटर था ना हमारा, हमने उसको 30,000 में से 10,000 रुपए पे कर दिए, ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी 10,000 रुपए से कम हो गई। तो लाइबिलिटी 10,000 रुपए से कम होने का मकसद ये है कि अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स पेबल इटसेल्फ इज अ लाइबिलिटी, कम होगा तो डेबिट बाय द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अगेन, ठीक है। और एक इस फॉर्म में क्या है, कैश की फॉर्म में, पेड कैश, कैश इज एन एसेट, डिक्रीज होगा तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, सो हियर इट इज कैश क्रेडिट। और रीजन दे दिया, टू रिकॉर्ड पेड कैश टू द क्रेडिटर, सही है। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 18, जो दूसरी है, एक जो है पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पे दो अकाउंट जो जो हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक एसेट है दैट इज कैश, ये आपके सामने, ठीक है, दूसरा है एक्सपेंस, सही है। तो एक बात तो आपने आइडेंटिफाई कर ली कि इस ट्रांजैक्शन में जो दो हेड्स ऑफ अकाउंट यूज हो रहे हैं, एक एसेट यूज हो रहा है और एक सैलरी एक्सपेंस यूज हो रहा है, ठीक है। दोनों में देखें केस क्या है, यू आर पेइंग द कैश फॉर द सैलरीज ऑफ योर एम्प्लॉइज, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस है, बाय द नेम सजेस्ट कर रहा है कि इट इज एन एक्सपेंस, और मैंने आपको बताया था इन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि जब भी एक्सपेंस इनकर होता है या जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है, वी रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट 20,000, वही बात अगेंस्ट में पे क्या कर रहे हो, कैश, तो कैश आपके बिजनेस से जा रहा है तो कैश इज रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि भाई एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, सैलरी एक्सपेंस 20,000, और उसके अगेंस्ट में आप कैश पे कर रहे हो तो कैश इज रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड। और उसके अगेंस्ट में रीजन भी दे दिया, टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज, ठीक है। अगेन जनवरी 18 को एक और ट्रांजेक्शन हुई है दैट इज पेड कैश फॉर ऑफिस रेंट एक्सपेंस। अगेन देखिए ये भी एक तरीके का एक्सपेंस आ गया, पहले सैलरीज का एक्सपेंस था, अब रेंट का एक्सपेंस है। अगेन रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा या जब भी इनकर होगा, जब भी हैपन होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 है जो भी है,
वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है, क्योंकि बाय द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब भी एक्सपेंस इनकर होगा वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, सही है। अगेंस्ट में रीजन क्या देंगे, कैश से पे किया है ना, सही है, तो कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, कैश अगेन इज अ फॉर्म ऑफ एसेट, ठीक है, तो कैश विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड 10,000, सही। अब आ जाते हैं जनवरी 22 पे, रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन इनकम 20,000। देखें, अब तक तो आप एक्सपेंस पे कर रहे थे, ठीक है, अब आपको एक तरीके की फॉर्म ऑफ इनकम जनरेट हुई है एंड दैट इनकम इज कॉल्ड कमीशन इनकम, रिसीव्ड कैश। अब वही बात है, आपके बिजनेस में पैसा आया है बजाय इसके के गया है, ठीक है, तो पैसा आया है इसका मकसद ये है कि कैश रिसीव हुआ है 20,000 का, कैश इज एन एसेट, इंक्रीज होगा तो डेबिट, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में रीजन क्या देंगे। अब देखें यहाँ पे अगेन मैंने क्या कहा था कि हमेशा ट्रांजैक्शन में आपको हेड्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि एक ट्रांजैक्शन में कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट यूज हो रहे हैं। कैश का मकसद है कि एसेट, ठीक है, कि भाई हेड्स ऑफ अकाउंट में नंबर 1 हेड्स ऑफ अकाउंट हो गया एसेट। कमीशन इनकम का मकसद है रेवेन्यू, मैंने आपको पहले भी बताया था, रेवेन्यू बोले या इनकम बोले एक ही बात है, तो कमीशन इनकम का मकसद है रेवेन्यू। तो यहाँ पे दो हेड्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से यूज हो गए, एसेट प्लस रेवेन्यू, ठीक है। तो एसेट जब भी इंक्रीज होता है वी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, सो हियर इट इज कैश डेबिट 20,000, ठीक है। सिमिलरली रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, कमीशन इनकम इज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, जो मैंने आपको रेवेन्यू के हेड्स ऑफ अकाउंट पढ़ाते हुए बताया था, तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है 20,000 से, सो हियर इट इज कमीशन और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है मैंने बताया था इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, सो ये रहा। तो कमीशन इनकम 20,000, कैश 20,000 डेबिट, कमीशन इनकम 20,000 क्रेडिट, इसका रीजन भी दे दिया और नरेशन भी दे दी टू रिकॉर्ड रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन इनकम, सही है। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन जनवरी 23 की, दैट इज पेड रेंट इन एडवांस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है, यहाँ पे मंथ्स की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, पेड रेंट इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स एट द रेट ऑफ 15,000 अ मंथ। देखिए यही वो पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना था। एक तो चीज होती है कि एक्सपेंस अभी इनकर हुआ है और आपने पे कर दिया, जैसे इस केस में हो रहा था कि पेड कैश फॉर रेंट एक्सपेंस, तो आपने इसको बाय द नेम ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पेड रेंट इन एडवांस, ये बात याद रखिएगा, पेड रेंट इन एडवांस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एट द रेट ऑफ 15,000 अ मंथ। फॉर एग्जाम्पल अभी जनवरी का मंथ चल रहा है, तो इसका मकसद ये है कि जो मिस्टर अखलाक हैं उन्होंने जो 3 मंथ्स का रेंट दिया है वो कौन कौन से मंथ्स हैं, फेब, मार्च और अप्रैल, ठीक है, एट द रेट ऑफ 15,000 अ मंथ, सही है। अब जैसे मैंने आपको जब एसेट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको उसमें एक एग्जांपल दी थी कि जैसे आप अपने मोबाइल फोन में बैलेंस डलवाते हैं, 1,000 रुपए का बैलेंस डलवा लिया आपने आज, जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे वो आपके लिए एक फॉर्म ऑफ एसेट है, आपका असासा है, जब तक आप यूज नहीं करेंगे वो आपके मोबाइल में पड़ा रहेगा, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेट, ठीक है। सिमिलरली उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी एक्सपेंस अगर हम इन एडवांस पे कर दें बिफोर द अकरेंस, तो उसको हम अपना एसेट कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जिक्र हो रहा है पेड रेंट इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स, तो यहाँ पे मैंने यहाँ क्या लिखा है जरा ट्रांजैक्शन में आप गौर कीजिए, मैंने यहाँ पे इसको लिखा है प्री पेड रेंट, यहाँ पे मैंने इसको रेंट एक्सपेंस नहीं लिखा, रीजन क्यों, रीजन इज कि हम वी आर पेइंग द रेंट इन द एडवांस फॉर 3 मंथ्स एट द रेट ऑफ 15,000 अ मंथ। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एसेट कोई भी एक्सपेंस सॉरी कोई भी एक्सपेंस हम अगर हम एडवांस में पे करते हैं तो हम उसको प्री पेड के नाम से लिखते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया प्री पेड रेंट एट द रेट ऑफ 15,000 इंटू 3 45,000। अच्छा, प्रीपेड हमेशा होता है एसेट, जैसे मैंने पहले बताया, सो प्रीपेड इज एन एसेट, इंक्रीज और एसेट जब भी इंक्रीज होता है वी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, तो हियर इट इज 45,000 ऑन डेबिट। अच्छा, और हमने इसको एडवांस को हमने पे किस तरह किया है, इन फॉर्म ऑफ कैश, तो बिजनेस से कैश गया है, सो कैश इज अ एसेट, डिक्रीज होगा तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, प्रीपेड का और एक्सपेंस में जो डिफरेंस है वो यही है कि एक्सपेंस जिस महीने का इनकर हुआ उसी वक्त पे कर देंगे तो इट विल बी रिगार्डेड एज एन एक्सपेंस, लेकिन जब अगर एडवांस में देंगे किसी भी एक्सपेंस को तो वो वैसे तो आप बोलेंगे कि भाई आपने रेंट जो है इज अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, आपने एडवांस में पे कर दिया, लेकिन अगर एडवांस की बात हो रही है तो इट इज जब तक वो महीने नहीं गुजरेंगे तो इट विल बी रिगार्डेड एज प्रीपेड, ठीक है। ये वही बात है कि जब तक आप अपनी सिम का बैलेंस यूज नहीं कर लेते तब तक वो आपका असासा रहता है और जितना जितना आप यूज करते रहते हैं वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होता रहता है, सेम इज द केस विद दिस, ठीक है। ये प्रीपेड रेंट अब जब तक फेब मार्च अप्रैल नहीं गुजर जाएगा जब तक ये आपका प्रीपेड ही कहलाएगा, यानी आपका एसेट ही कहलाएगा, ठीक है। सो प्रीपेड इज ऑलवेज रिटर्न्ड एज एन एसेट, ये बात हमेशा याद रखिएगा, सही।
24th ऑफ जनवरी को क्या हुआ है, रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस। अब देखें, ये मैंने जानबूझ के एंट्री यहाँ डाली है ताकि आपको अनअर्न्ड का साथ साथ कॉन्सेप्ट पता चल जाए। लेकिन जैसे पहले मैं आपको बता रहा था कि कोई एक्सपेंस को आप एडवांस में पे कर दें तो वो आपका असासा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हमने एंट्री भी बनाई 45,000 की, ठीक है। लेकिन सिमिलरली कोई चीज, कोई भी इनकम आप एडवांस में रिसीव कर लें, हालांकि अभी आपने काम ना किया हो, तो इट इज रिगार्डेड एज अ लायबिलिटी। ये मैंने आपको जब हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि देखें, जब भी इस तरह का केस होता है कि आप बगैर सर्विस दिए या गुड्स को भेजे, अगर आप पैसे पहले वसूल कर लें तो ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, तब आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई ट्यूटर आ रहा था, आपने उसको फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो अगला महीना आने वाला है मार्च, लेट्स सपोज़, अब आपने मार्च के महीने या अप्रैल फॉर एग्ज़ाम्पल आने वाला है, आपने उस ट्यूटर को अप्रैल के महीने के पैसे पहले से दे दिए, तो आपके लिए वो होगा प्रीपेड, ठीक है? क्योंकि आप एज़ अ स्टूडेंट आपने ट्यूटर को पहले से पैसे दे दिए, तो आपके लिए वो कहलाएगा प्रीपेड। लेकिन फॉर ट्यूटर, क्योंकि अभी तक उसने अभी आया नहीं है, वो उसने पहले एडवांस में पैसे ले लिए, उसके लिए ये कहलाएगा अनअर्न्ड, ठीक है? जैसे मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि ट्रांज़ैक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं। डुअल पर्सपेक्टिव आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप कोई एक्सपेंस इन एडवांस खुद से पे कर रहे होंगे इन एडवांस, तो आपके लिए वो होगा प्रीपेड। लेकिन जो बंदा इन एडवांस कोई पेमेंट ले रहा होगा बगैर काम किए, तो उसके लिए वो होगा अनअर्न्ड। अनअर्न्ड बोलें, हम यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, अनअर्न्ड बोलें या एडवांस बोलें, एक ही बात है, ठीक है? एडवांस बोलें या अनअर्न्ड बोलें, एक ही बात है। ये वही बात है कि भाई अब मैंने 20-50,000 रुपए किसी बंदे से कमीशन के फॉर्म में ले लिए। क्या अभी मैंने उसको सर्विस दी? तो जवाब है नहीं। तो सर्विस अभी मैं दूँगा, और जब तक मैं सर्विस नहीं दूँगा ये मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी होगी, यानी कि इट इज़ अ लायबिलिटी। तो हमेशा याद रखिएगा कि अनअर्न्ड बोलूँ या एडवांस कमीशन बोलूँ या एडवांस अनअर्न्ड या एडवांस इनकम, इट इज़ रिगार्डेड एज़ अ लायबिलिटी, क्योंकि पहले पैसे ले लिए, अभी काम नहीं किया। ठीक है, तो जनवरी 24 को हुआ क्या है कि मिस्टर इखलाक ने 50,000 रुपए किसी भी फॉर्म ऑफ कमीशन के पहले से ले लिए। तो भाई बिज़नेस में 2 चीज़ें हुई। एक तो कैश आ गया पहले से, तो कैश इज़ एन एसेट रिकॉर्डिंग ऑन द डेबिट साइड। लेकिन अभी मिस्टर इखलाक को ये रिसीव तो हो गया, लेकिन अभी उन्होंने कमीशन कमा लिया, लेकिन अभी उन्होंने उसकी सर्विस नहीं दी है। पैसे ले लिए, सर्विस नहीं दी है। सो वी आर रिगार्डिंग इट एज़ अनअर्न्ड, और मैंने ये आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स में क्लियर भी किया था कि अनअर्न्ड या एडवांस हम जब यूज़ करते हैं, जब हमने किसी भी चीज़ की सर्विस अभी दी ना हो, ठीक है? तो हियर इज़ द कांसेप्ट ऑफ प्रीपेड एंड अनअर्न्ड, ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं परचेज़ मर्चेंडाइज़ वर्थ 50,000 ऑन कैश एंड पेड 5,000 एज़ फ्रेट चार्जेस। अच्छा देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है अकाउंटिंग में। देखिए फ्रेट, ये वो टर्म है कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ले लें, आपने कोई गाड़ी इम्पोर्ट करी है, ठीक है? अब इम्पोर्ट होके वो खुद चल के आपके पास नहीं आएगी। ऑब्वियसली आपको कोई जो है ट्रांसपोर्ट सर्विस हायर करनी पड़ेगी, जो आपको ट्रेलर में डाल के उसको या ट्रक में डाल के लोड करके वो आपको गाड़ी आपके घर तक ला के देगा। ऑब्वियसली उसको आप पैसे देंगे, ठीक है? तो ये कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे फ्रेट लिखा हो, ठीक है? मैं यहाँ पे अगेन आपको थोड़े से कुछ मेंशन करता हूँ, उसके डिफरेंट नाम भी हो सकते हैं। फ्रेट लिखा हो, कैरेज लिखा हो, ठीक है? या ट्रांसपोर्ट लिखा हो, तीनों के मायने एक ही हैं, ठीक है? ये अकाउंटिंग में आपको किसी भी नाम से दिया जा सकता है, आपको बस मायने पता होने चाहिए। फ्रेट लिखा हो, कैरेज लिखा हो, ट्रांसपोर्ट लिखा हो, दोनों के मायने, तीनों के मायने सेम है, ठीक है? तो हुआ क्या, परचेज़ मर्चेंडाइज़, देखें अगेन, कभी भी मर्चेंडाइज़ आप खरीदते हैं फॉर बिज़नेस पर्पसेज़, तो उसको हम इसको रिकॉर्ड करते हैं बाय द नेम ऑफ परचेज़ेज़। परचेज़ मर्चेंडाइज़ वर्थ 50,000, तो यहाँ आप गौर कीजिए परचेज़ेज़, और क्योंकि मर्चेंडाइज़ हमारा असासा होती हैं, एसेट होती हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि एसेट इज़ इंक्रीज़िंग। परचेज़ेज़ डेबिट हो गया 50,000, ठीक है? अगेन कॉन्सेप्ट को आप मिस नहीं कर जाइएगा। व्हाई वी आर यूजिंग द नेम परचेजेस हियर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या गुड्स को अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं अगर, तो हम उसको परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? कभी भी यहाँ पे मर्चेंडाइज डेबिट नहीं कर दीजिएगा या गुड्स को डेबिट नहीं कर दीजिएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर मिस्टर अखलाक ने ये चीज़ खरीदी है, तो बेचने की नीयत से खरीदी है, ठीक है? इफ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग विद द इंटेंशन टू रीसेल इट, तो हम उस गुड्स को या उस मर्चेंडाइज को हम परचेजेस बोलते हैं। ऑब्वियसली फिर उसके साथ आपने एक एक्सपेंस पे किया है फ्रेट का या ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसका एक्सपेंस, ऑब्वियसली एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है, तो वी रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, तो 5,000 से फ्रेट एक्सपेंस डेबिट हो गया। और इन जनरल इन दोनों के लिए रीज़न में क्या आपने क्या दिया है?
आपने अगेंस्ट में कैश पे किया है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे कैश का रीज़न भी दे दिया कि भाई वी पेड कैश। तो कैश टोटल कितना हो गया 50,000 प्लस 5,000 55,000 रुपए आपने पे कर दिया। रीज़न क्या देखें, अब बच्चा यहाँ पे पूछ सकता है कि भाई कैश को हमने सेपरेटली मेंशन क्यों नहीं किया 50,000 और 5,000? देखिए रीज़न इज़ वेरी कॉमन सेंस। रीज़न तो सेम ही है ना, कैश ही है ना, सही है? अब भले ही उसके रीज़न 2 हों कि भाई एक तरफ परचेज़ेज़ है, एक तरफ फ्रेट एक्सपेंस है, लेकिन अगेंस्ट में रीज़न एक ही है, दैट इज़ कैश, ठीक है? तो हमें ये कैश को अलग-अलग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, 50,000 और 5,000 बल्कि कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, सही है? और देखें, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना है, एक सिंपल सी बात है, अगर किसी एंट्री में मोर देन 1 डेबिट और क्रेडिट हो, अगर किसी एंट्री में मोर देन 1 डेबिट क्रेडिट हो, तो उस एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, सही है? ये एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, बस बच्चों को पता होना चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज। आखिरी ट्रांज़ैक्शन इसकी देख लेते हैं हम, सैलरीज़ ऑफ टोटल 100,000 या 1 लाख रुपीस स्टिल अनपेड फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स। देखें, ये मैंने जानबूझ के एक एंट्री दोबारा से डाली है आपको सिर्फ समझाने के लिए। एक तो चीज़ होती है एक्सपेंस का इनकर होना और उसका पे आउट हो जाना। तो हम उसको एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। जैसे इस ट्रांज़ैक्शन में जनवरी 18 को ही पेड मिस्टर इखलाक पेड कैश फॉर सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया 20,000 से, उसके अगेंस्ट में कैश चला गया 20,000। लेकिन यहाँ आप गौर कीजिए ज़रा, यहाँ पे कह रहा है कि सैलरीज़ ऑफ अमाउंट 1 लाख रुपीस स्टिल अनपेड फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स, यानी दिसंबर और जनवरी की जो तनख्वाहें हैं अपने एम्प्लॉइज़ की, मिस्टर इखलाक साहब जो हैं उन्होंने अब तक पे नहीं करी हैं, ठीक है? तो जो भी एक्सपेंस अब तक पे ना हुआ हो, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बड़ी अच्छी दे सकता हूँ, आपके यूटिलिटी एक्सपेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बिजली का बिल पिछले 5 महीने से भरा ही नहीं, ठीक है? तो इस केस में आपके साथ 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपका एक्सपेंस भी बढ़े जा रहा है हर महीने से, ठीक है? दूसरा, अब वो आपका एक्सपेंस भी है, अब वो साथ-साथ आपकी लायबिलिटी भी बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप पे आउट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप डिले करे जा रहे हो, जैसे अक्सर हमारे पाकिस्तान में कंज्यूमर्स कर रहे होते हैं, यूटिलिटी के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कर रहे होते। तो उनके साथ 2 केसेज़ हो रहे होते हैं। एक तो उनका एक्सपेंस तो वो है ही है, ठीक है? कि भाई यूटिलिटी एक्सपेंस तो है ही है, लेकिन वो यूटिलिटी पेएबल भी बनता चला जाता है क्योंकि वो पे थोड़ी कर रहे हैं अभी, ठीक है? जब एक्सपेंस इनकर हो, फौरन पे कर दिया जाए, तो वो ऐसे रिकॉर्ड होता है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर एक्सपेंस है जो इनकर भी हो रहा है और आप पे भी नहीं कर रहे, तो वो फिर लायबिलिटी बन जाता है आपकी, ठीक है? तो इस केस में 2 हेड्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई मैं कर सकता हूँ, वो ये हैं कि सैलरी एक्सपेंस एक तो यानी एक्सपेंस का हेड्स ऑफ अकाउंट यूज़ हो रहा है और दूसरा पेएबल यानी लायबिलिटी का यूज़ हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि इट इज़ स्टिल अनपेड, ठीक है? तो कोई भी चीज़ स्टिल अनपेड हो और अब तक पे ना हुई हो, इट मीन्स कि अभी वो पे होनी है। तो यानी कि जो भी कोई चीज़ पे होनी होती है तो हम उसको पेएबल कंसीडर करते हैं और पेएबल इज़ अ लायबिलिटी, ठीक है? तो सैलरीज़ एक्सपेंस डेबिट हो गया 1 लाख से, व्हाई वी आर डेबिटिंग सैलरी एक्सपेंस बिकॉज़ इट इज़ इंक्रीजिंग। सैलरी एक्सपेंस इज़ इंक्रीजिंग, अब तक पे नहीं हुआ, ठीक है? तो सैलरी एक्सपेंस हो गया 1 लाख। अगेंस्ट में रीज़न हम क्या दे रहे हैं? सैलरीज़ पेएबल। सैलरीज़ पेएबल देने का रीज़न ये है कि अब तक ये जो 1 लाख रुपए की सैलरीज़ हैं, ये अब तक पे नहीं हुई हैं। अगर पे हो जाती तो हम यहाँ की तरह कैश लिख रहे होते अगेंस्ट में, क्योंकि कैश इज़ एन एसेट डिक्रीज़ हो रहा होता तो हम यहाँ पे 20,000 क्रेडिट कर देते। लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आप पे नहीं कर रहे हैं, मिस्टर इखलाक पे ही नहीं कर रहे। सो अगेंस्ट में रीज़न आ गया सैलरीज़ पेएबल, और पेएबल वी नो दैट इज़ अ लायबिलिटी, और जब भी सैलरी पेएबल यानी लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, पेएबल जब भी इंक्रीज़ होता है, वी रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है? और रीज़न हमने दे दिया, टू रिकॉर्ड सैलरीज़ दैट आर स्टिल अनपेड। सही है? तो देखें अगेन मैं इस चीज़ को पूरे को समराइज़ कर दूँ, ट्रांज़ैक्शंस आपके पास आया करेंगी। आपने सबसे पहले ट्रांज़ैक्शंस को देख के आपने जो है वो जनरल जर्नल ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने से पहले आपने 3 लाइनें छोड़नी है ऊपर, जिसमें आप नेम ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन, जनरल जर्नल, डेट और ईयर मेंशन कर सकें, ठीक है? फिर आपने हर ट्रांज़ैक्शन में हमेशा ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट यूज़ हो रहे हैं। हेड्स ऑफ अकाउंट का मकसद एसेट, लायबिलिटी, ओनर, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। आपने ये आइडेंटिफ़ाई करना है, और साथ के साथ ये आइडेंटिफ़ाई जब हो जाए तो फिर आपने ये भी आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, कौन-सी डिक्रीज़ हो रही है। क्योंकि तभी आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई कर सकेंगे। एसेट इंक्रीज़ होगा, डेबिट डिक्रीज़ होगा, क्रेडिट, ठीक है? एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा, डेबिट डिक्रीज़ होगा, क्रेडिट, सही है? सिमिलरली लायबिलिटी, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू, ये तीनों चीज़ें अगर इंक्रीज़ होंगी तो वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट, और अगर यही तीनों चीज़ें डिक्रीज़ होंगी तो वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट, ठीक है? तो आपको पूरा रूल्स एंड जब भी जनरल जर्नल करने बैठे, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को रिव्यू कर लें, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को रिव्यू कर लें, और हेड्स ऑफ अकाउंट जो है विद एग्जांपल रिव्यू कर लें, ताकि आपको जनरल जर्नल करने में आसानी रहे, ठीक है?
तो ये तो एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया इजीली, सही है।